अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामदीन चिंजड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको बात करा रहे हैं, हमारे रत्ते दिलों की एवरग्रीन पर्सनालिटी एडवोकेट मुनीर अहमद जलबानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, जो रत्ते दिलों के टाउन के चेयरमैन भी है। हम चलेंगे उसके प्रोफाइल पर और कुछ करंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि हर शख्स का एक थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है सो काइंडली वो थोड़ा नाज़रीन को बताएं। बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। आपने आज हमें अपने चैनल के तवसत के हवाले से ये मौका फराहम किया। तारुफ़ के हवाले से मेरी गुजारिश है कि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली रतोडेरो सिटी से ही है और हमारे जो आबा व अजदाद थे उनका ताल्लुक़ भी रतोडेरो सिटी से था, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तालका रतोडेरो की दह है मोहम्मद खान जलबानी, उसमें हमारी अपनी आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, गाँव है हमारा, उसका नाम है विलेज करम खान जलबानी। जी सर। और मेरे दादा जो थे वो वहाँ पर ही रहायश पजीर थे। उसके बाद रतोडेरो में भी हमारी रहायश थी और मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। मेरे जो अंकल हैं वो मरहूम फौत हो चुके हैं, उनका ताल्लुक़ भी पुलिस में थे वो, और मेरे भाई भी पुलिस में हैं। ऑल ओवर हमारी फैमिली जो है उनके जो सारे अफराद हैं पुलिस में ही, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। उसके अलावा मेरे जो दादा थे वो सियासत में भी एक्टिव थे और रतोडेरो म्यूनसिपल कमेटी में वो इलेक्टेड काउंसलर भी रहे हैं। उस हवाले से सियासत से भी पुराना ताल्लुक़ है अपना, और हमारे घराने के जो हमारे बड़े थे वो बड़े एक्टिव थे रतोडेरो की सियासत में। मेरी खुशनसीबी कहूँ या एक इत्तेफाक कहूँ कि अपने ख़ानदान में दादा की वफ़ात के बाद सियासत में मैंने कदम रखा पॉलिटिकली। अच्छा सर इस चीज़ पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा एक पर्सनल सवाल आता है कि हर बंदा जो भी होता है वो अपने जहन में एक ख्वाब बनाता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ सर्व करने के लिए ये मुझे बनना है, ये मेरा ख्वाब है, मैं ये बनना चाहता हूँ। क्या आप अपनी लाइफ जो सर्व कर रहे हैं वो अपने ख्वाब के हिसाब से चल रहे हैं या अपने ख़ानदान की रवायत के हिसाब से आप लाइफ सर्व कर रहे हैं? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। जी जी। लेकिन जो आप जिस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं उसमें एक चीज़ ये है कि जब छोटा था मैं बचपन में जी जी, मेरे वालिद साहब जब हम ईद पर जाते थे तो हमारी पुरानी ईदगाह के नाम से एक ईदगाह है, वहाँ पर हम सारे शहर के जो लोग, शहर हमारा रतोडेरो बहुत ही छोटा था, जी जी, इतनी आबादी नहीं थी, वहाँ पर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मेरे वालिद साहब एज SHO, उस वक्त पुलिस का अपना ही रोब था, तो लोग मेरे वालिद साहब को देख के बोलते थे कि SHO साहब जा रहे हैं। जी जी। तो उसके बाद हम जाते थे ईदगाह में नमाज़ अदा करने के लिए। वहाँ पर हमारे एक मौलवी साहब होते थे जो अब फौत हो चुके हैं, वो खुतबा देने से पहले अरबी में कुछ पढ़ रहे होते थे। सही। तो हम लोग जाके बैठते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं पूछता था, छोटा था मैंने कहा अभी नमाज कब होगी, खुतबा कब होगा? सही। तो वहाँ पे लोग कहते थे कि चेयरमैन साहब आने वाले हैं, उसके इंतज़ार में मौलवी साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद ही नमाज की अदायगी होगी और ख़ुतबा भी होगा। तो मैं सोचता था कि ये चेयरमैन क्या होता है, मैं पूछता था चेयरमैन क्या होता है? सही। कहते थे कि ये म्यूनसिपल में होते हैं, इलेक्शन होती है उसके बाद। तो थोड़ा उस बचपन में ही। अच्छा। उसके बाद हमारे मरहूम अब्दुल वाहिद सुमरो साहब जो उस वक्त चेयरमैन थे वो आते थे, उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता था और लोग उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। सही। फिर वो नमाज की अदायगी के बाद जब निकलते थे लोगों से ईद मिलन होती थी, उनकी गले मिलते थे और लोग उनके साथ बड़ी मोहब्बत रखते थे। तो उस वक्त थोड़ा मेरे जहन में भी ये होता था कि मैं बड़ा हो के मैं भी चेयरमैन बनूं। अच्छा। जी जी, ये थोड़ा ये जो सियासी आपने पूछा, हाँ पूछा कि आपको वो थी एक ख्वाहिश थी। तो आगे चल के फिर वो सारे मामला जो थे वो थोड़े हालात के हिसाब से इधर उधर हो गए। फिर थोड़ा ये था कि वालिद साहब की तरह पुलिस में आ जाऊं। हाँ। लेकिन फिर वालिद साहब ने मना की। अच्छा। नहीं बेटा, पुलिस में नहीं, मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप एक अच्छे लॉयर बने, वकील बने। तो उसके बाद मैंने वालिद साहब की ख्वाहिश पे अपना प्रोफेशन वकालत और सियासत दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। हाँ। तो सियासत में भी कदम रखा और वकालत में भी कदम रखा। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एक तो आपके ख़ानदान का पहलू
एक वो, और दूसरा एक वकालत का आपका एक बहुत साल लंबा पीरियड, और तीसरा ये फिर सियासत में आ जाना। तो जेन्युइन वन, इन तीनों प्रोफेशनल में से आप जो है ना कंफर्टेबल? सियासत बेसिकली वो चीज़ है कि अगर आप पॉलिटिकली सियासी अपना सफ़र शुरू करते हैं, सही, उसमें एक चीज़ है मैंने देखी है, सियासत में मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। अच्छा, मीन साहब की फेवरेट जॉब है? फेवरेट जॉब भी है, और उसमें इंटेंशन ये होती है, नीयत ये होती है कि आप अगर किसी कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ डिलीवर करते हो। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मैं सियासत में खुद को कंफर्टेबल समझता हूँ, तो आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि आप क्या इन गरीब आवाम तक वो चीज़ डिलीवर कर पाएंगे जो ख्वाब बनाकर आप इस चेयर पर बैठे हैं? तवक्कुआत लोगों की बहुत सारी हैं जी जी, और इस वक्त जो पॉलिटिकली सिनेरियो चल रहा है और हालात जो आप देख रहे हैं मुल्क, सही, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे बिल्कुल, पाकिस्तान 100%। सबसे पहले तो मुल्क का दिफा, हमें अपने मुल्क का दिफा करना है। कोरोना के बाद फ्लड आई, सही, फिर आप देख रहे हैं पॉलिटिकली एक मूवमेंट चली, और मेरे ख्याल में अल्लाह पाक रहम करेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग जो हैं वो मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ है कि अगर ये जो हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मैं तो पुरुम्मीद हूँ कि मैं डिलीवर करूँगा। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़। एक खूबसूरत पर्सनालिटी सैयद अमीर अली शाह जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने कि क्या एक मुर्शिद को सियासत करनी चाहिए? हमारी फील्ड ये रही है, शुरू से बड़ों ने कहा है कि भाई लोगों की खिदमत करें। आपको अपनी पूरी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? ये आज तक यहाँ तक जो पहुँचे, ये आप इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म समझते थे या इलेक्टेड? साईं न्याजी साहब खुद भी एक वहम था और वहम पे आया था। अच्छा, वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर पर्सनालिटी, एडवोकेट साईं मुनीर अहमद जलबानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पीपल्स पार्टी को चूज़ किया, जी जी, उसको सामने रखकर आपको अपनी लाइफ भी सर्व करनी है और गरीब आवाम के भी ख्वाब पूरे करने हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर किया है जो उसे करना चाहिए? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, जेन्युइन वन, क्या उसने वो गरीब लोगों तक चीज़ें डिलीवर की हैं? मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो उसका विजन था, उन्होंने डिलीवर किया है। अच्छा, सही। असल चीज़ ये है कि कुछ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो क़ुव्वतें थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि एक आम आदमी, मीडियम तबके का जो बंदा है वो आके इक़्तिदार में बैठे और हमारी नुमाइंदगी करे। तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ बड़े मुहाज़ खोले गए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए। हाँ, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की एक वाहिद पार्टी है जिसकी क़यादत ने शहादतें कबूल की लेकिन हकूक़ पर समझौता नहीं किया। आपका सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर सी बात है, लोगों को बिठाएगी, अपने ऑफिस बियरर्स रखेगी, चेयरमैन रखेगी, टिकट होल्डर MPs MNs रखेगी, तो अगर कहीं पे कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही तो उसमें पार्टी का कोई कसूर नहीं है, वो फ़र्द वाहिद का कौल है, फेल है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ बैठकर चेयरमैन की सीट पे अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो मेरी नाअहली है और मेरी कमी कोताही है कि अगर मैं यहाँ पर डिलीवर नहीं कर सकता। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में पार्टी का कोई कसूर नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की भरपूर कोशिश रही है कि लोगों तक रिलीफ पहुँचे। अगर कोई नाकामी हुई है या ना पहुँच सका है तो उसमें कसूरवार मैं ख़ुद को मानता हूँ, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, ना को पार्टी को मानता हूँ। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी पे जिक्र हो रहा हो और आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत पर बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है?
देखिए आपका जो ये सवाल है ना, ये बड़ा नाजुक सवाल है। बात ये है कि जब बीबी को शहीद किया गया तो जो कुव्वतें थी उन्होंने समझा कि हमने पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गई पीपल्स पार्टी। और उसके बाद वो समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद ऐसी कोई क़यादत नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि जरदारी साहब, हम तो उसको सियासत का इमाम मानते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने जुर्रत और बहादुरी के साथ जो बीबी का आलम था उसको बुलंद रखा। उसके बाद उसके जो लगते जिगर थे हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपनी वालदा का परचम उठाया। उसके बाद हमारे लिए बहुत ही शफीक हमारी बहन अदी फरियाल टालपुर, इन तीनों कायदीन ने मेरी नज़र में मोहतरमा की शहादत के बाद, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उसके विज़न को आगे चलाया और साबित करके दिखाया कि ये जो भुट्टो अज़म है इसी को ना कोई ख़त्म कर सकता है और ना ख़त्म होगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी जब स्टार्ट में थी तो हमारे भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी को संभाला, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने संभाला, उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब संभाल रहे हैं। तो आप क्या महसूस करें और क्या फील कर रहे हैं कि जब पहले पार्टी जो लोगों ने चलाई वो बेहतर वे पे थी या अब जो चला रहे हैं अब बेहतर वे पे चल रही है? हमारे जो कायदीन हैं वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी हो या मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हो, मेरी नज़र में बीबी के बाद बीबी भी वर्करों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आती थी। आपने देखा कि एलिगेशंस लगे थे जो हमारे इमरान खान न्याजी के दौर में या उसके बाद कि मुलाकात के लिए भी 1-1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद ही जाके मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्राउड फील करते हैं कि जब भी हमें कोई बड़ा दिन हो या कभी भी हमारे चेयरमैन साहब जब आते हैं तो हमारे जो यहाँ पे लोकल जो वर्कर हैं, गरीब से गरीब वर्कर, वो इजीली अप्रोच करता है, जाके उनके साथ मुलाकात होती है, उनके साथ बैठते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। सर वो कह ली मेरे क्वेश्चन की तरफ आएँ कि पहले वाली पीपल्स पार्टी बेहतर थी या अब जो चल रही है? पीपल्स पार्टी है और जो पहले थी वैसी अब भी है। मैं समझता हूँ कि बीबी के टाइम पे जैसी पीपल्स पार्टी थी और आज भी वही पीपल्स पार्टी है। आप लोग देखें कि जो भी वर्कर होता है, वर्कर क्लास के लोग जो होते हैं, बीबी के टाइम पे भी आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि यो कुछ लोग हमारे लोगों का ख्याल बेहतर रखा जाता था। बीबी के टाइम पे पीपल्स पार्टी पे रहने वाले जो लोग थे, जो जियाले थे, उनको मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती थी। आज भी पीपल्स पार्टी में रहने वाले जो जियाले हैं उनको मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती है। लेकिन कुछ लोग जो हमारी पार्टी में सियासी पार्टीज जो होती हैं ना, उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे जो मुखालिफिन थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में ऐलान किया, हमने उनको वेलकम किया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अब गरीब आवाम की उम्मीद को किरण आप हैं और आपकी उम्मीद की किरण बिलाल भुट्टो जरदारी साहब है। आप क्या समझते हैं कि क्या बिलाल भुट्टो जरदारी साहब वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर पाएगा? मेरी नज़र में अगर इस वक्त आप अगर देखें तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अगर इलेक्शन में इंशाल्लाह, हमारी तो उम्मीद यही है कि हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे और जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे गरीब अवाम हैं पाकिस्तान के, उनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आने वाली इलेक्शन में क्या पीपल्स पार्टी को रेस्पॉन्स कितनी हद तक मिलेगा? अगर आपने ये जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने अगर रिज़ल्ट आप देखेंगे तो ऑल ओवर सिंध में जो है मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन का जो वोट होता है वो शख्सियत का होता है। नहीं, ये हर किसी का अपना अपना तज्जिया है। मेरी नज़र में देखे ना, मैं अपना मिसाल दूं, दूसरे का की मिसाल दूं। सही। तो किसी जगह पे कोई इशू चला, मैंने कहा अगर मुझे पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं काउंसलर का जो इलेक्शन है वो ना जीतता, टू बी ऑनेस्टली। सही। ये जो पीपल्स पार्टी की मुझे तीर पे था इलेक्शन ना, बेसिकली वो पॉलिटिकली बुनियाद पे ही थे ना, नॉन पॉलिटिकली बुनियाद पर नहीं थे। अगर पीपल्स पार्टी की मुझे टिकट ना, और थे यहाँ पर काफ़ी सारे किरदार थे जिन्होंने पार्टी से नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि मेरा अपना शख्सी वोट है। जब उन्होंने मुखालफत में जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए तो उन्होंने हारी, वो इलेक्शन हारे, बुरे हारे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हमारे सियासत की एक और बड़ी शख्सियत
एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी, आप उसकी शख्सियत को क्या समझते हैं और उसने जो 3.5 साल हुकूमत की वो किस बिहाफ की हुकूमत थी? बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका जो मंशूर होता है वो आवाम की खिदमत का ही होता है। ये जो उन्होंने गाली ब्रिगेड बिठाई हुई है सोशल मीडिया पे, ये उन्होंने रवायत बहुत ही गलत डाली है, ठीक है ना। किसी की क़यादत पे कोई एलिगेशन ना लगाने चाहिए। अगर उसका आप देख लें कि वो इलेक्शन से पहले जो बातें थी, जब वो इलेक्शन में आए तो वो उस तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ माजी की गलतियों से अगर सीखेंगे तो अच्छा है, वरना हम बैठ के यहाँ पर हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, किसी की किरदार कशी नहीं करेंगे। आने वाले इलेक्शन में क्या इमरान खान इलेक्शन सर्व कर पाएगा? देखें, ये जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो सबसे उनका जो बेसिक जो मसला है ना वो ये है कि हमारे मुल्क में जो भी इस मुल्क की दिफा करने वाले जो इदारे हैं, हमारी पाक अफवाज जो है, जो भी हैं लॉ एंड आर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज़ हैं, जब उनके ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाती है तो अवाम उनसे नफ़रत करते हैं। तो पीटीआई का भी यही असर है, सीधी सी बात है ना। हमें अपने मुल्क और अपने अफवाज पर कोई समझौता नहीं है। कोई भी हो, हमारा अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी भी दुश्मन है। सरहदों पर जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं और हम लोग उनके साथ हैं। ये जो इसने रवायत डाली पाक अफवाज की तरफ, जो इसने उंगलियां उठाई और ये जो सब कुछ तमाशा इसने किया, मेरे ख्याल में नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और इस पर पाकिस्तान की आवाम कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि रत्ते देरो यहाँ का एक खूबसूरत इलाका है, इसमें किन किन चीज़ों की अब भी ज़रूरत है? अगर वो थोड़ा डिफाइन करना चाहती हैं तो। रत्तो देरो खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती अब ख़त्म हो चुकी है। बड़े में बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का है। यहाँ पर जो हमारी बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, जो ट्रेन के नाले हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। और यहाँ पर एक बड़ी में बड़ी डिमांड जो है वो हमने अपने कायदीन से भी गुजारिश की है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जोन बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नौकरियों के हवाले से बेरोज़गार नौजवान बहुत सारे हैं और वहाँ पर हमें बहुत सब कुछ मिला भी है, ऐसी बात नहीं है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जिनमें अभी हमें मॉडल स्कूल है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है और दूसरे जो इदारे हैं वो हमारी क़यादत ने हमें मुहैया किए हैं। इंशाल्लाह उनके काम शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि रत्ते देरो की एक अहम चीज़ जो आपने डिफाइन नहीं की वो है इंसान ज़ात के जीने का एक जियापा, पानी। चीज़ को क्यों इसको डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा कि पानी यहाँ का, अगर आप क़यादत को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई रत्ते देरो की एक चीज़ है जो एक इंसानियत का जियापा भी है, तो इस चीज़ पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? गुजारिश ये है कि मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की कि रत्तो देरो की पॉपुलेशन बहुत कम थी और यहाँ पर जो हमारा पानी था पीने का वो मीठा था। ज़ेर ज़मीन जो इस्तेमाल करते थे, जर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं, हैंडपम्प हम इस्तेमाल करते थे और उनका पानी मीठा था। अभी ये कि जब ये जो हमारा जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो खारा हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है नोटिस लिया गया इस बात का। अभी हमारा मेन जो है आरओ प्लांट वो आ रहा है, वो सेंक्शन हो गया है और इंशाल्लाह उसकी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 6 माह के अंदर अंदर जहाँ जहाँ भी जिस मोहल्ले में पानी के हवाले से कोई शिकायत है, मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि उनको कनेक्शन मिल जाएंगे। और जब तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए, आरओ प्लांट हमें मिले हुए हैं, वो चल रहे हैं, उनसे लोग पानी पी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। क्या करे, वक्त और हमारा थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है, हम वक्त से आगे नहीं चल सकते। हमें प्रोग्राम का जो टाइम दिया था उसमें आपसे खूबसूरत गुफ्तगू की गई और आपने ये भी रत्ते देरो के आवाम के लिए कहा कि इंशाल्लाह ताला में पानी का जो सिस्टम है हमारी क़यादत ने हाँ उस पर डिस्कशन हो रही है, उसका बाकायदे नोटिस लिया है। अच्छा, ये पानी मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये रत्ते देरो के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ हो जाएगी। मुझे और आज के खूबसूरत गेस्ट को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।